हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फाइटर बैच में। तो रे ऑप्टिक्स के ऊपर एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के ऊपर। तो ऑलरेडी हम लोग रिफ्रैक्शन के ऊपर बहुत सारे क्लासेस ले चुके हैं। तो मेरा लास्ट क्लास था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। उधर मैंने प्रिज्म के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत बताया था। वहाँ पर आप लोग को टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बताया था। मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे एक प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कब 90 डिग्री डेविएशन होता है, कब 180 डिग्री डेविएशन होता है, कब मेरा लाइट रे विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाता है। ये तीन केसेस के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग उन सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग प्रिज्म का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिज्म में जब लाइट डेविएशन होता है या लाइट का डेविएशन कितना होता है जब रिफ्रैक्शन होता है, और कब वो कंडीशन मिनिमम डेविएशन होता है, और थिन प्रिज्म का केसेस, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये सब जानने से पहले प्रिज्म है क्या। तो जैसे कि हमें पता है कोई भी सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट सरफेस होता है, उसमें से रिफ्रैक्शन होता है। तो प्रिज्म भी क्या है, एक हमारा रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। तो प्रिज्म कुछ दिखने में ऐसा होता है। प्रिज्म का टोटल 6 फेसेस है। कितना फेसेस बोला हूं मैं? टोटल 6 फेसेस होता है प्रिज्म का, टोटल 6 फेसेस। तो ऐसा करके प्रिज्म का 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिज्म का 6 फेसेस है, ए बी सी डी ई, इसको मैं एफ बोल दे रहा हूं। तो ये जो लाइन है ए ई, इसको बोलेंगे एज ऑफ द प्रिज्म। ये 6 सरफेस है, एज ऑफ द प्रिज्म। इसको बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन। ये जो पहला लेयर है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट साइड या प्रिंसिपल सेक्शन। इसको बोलते हैं प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन, मतलब जो प्रिज्म का मेन साइड है वो ये वाला। और ये जो एंगल है प्रिज्म का, ये जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अभी हम लोग हर जब डायग्राम बनाएंगे, ये ऐसा इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना के ये वाला प्रिज्म को ऐसे घुमा के सिर्फ हमारा प्रिंसिपल सेक्शन बनाएंगे। तो समझ पा रहे हैं? तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैविंग कितना फेसेस? 6 फेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैविंग 6 फेसेस। ठीक है, अभी प्रिज्म में जब लाइट पास होता है तो कैसे एक्ट करता है हम लोग वो देखेंगे। तो अभी चलिए हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सो एक चीज देखिए, अगर हम लोग हेडिंग करें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, हेडिंग करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। सो प्रिज्म का मैं प्रिंसिपल सेक्शन या जो सामने वाला फेस है उसको बनाता हूँ। वो ऐसा कुछ ट्राइंगुलर रीजन की तरह होता है प्रिज्म का, जो एकदम फ्रंटल सेक्शन है। सो इसको थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, चलिए, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। थोड़ा बड़ा करके बनाया, ये वाला ए बी सी। तो यहाँ से मेरा लाइट रे जा रहा है, नो प्रॉब्लम, लाइट रे जा रहा है। लेकिन एक चीज जान के रखिए, ये जो लाइट रे हमारा इंसिडेंट हुआ, ये क्या लाइट है बोलिए? तो व्हाइट लाइट नहीं है, ये है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो हमारा इंसिडेंट लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट। इसको याद करके रखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। अभी बोलेंगे सर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब उसके अंदर और कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक ही कलर का लाइट जाके इंसिडेंट कर रहा है। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। जब मैं डिस्पर्सन आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रे ऑप्टिक्स में डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा, वहां पर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट के जगह अगर मैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज करता हूं तो उधर एक मेरा क्या होगा, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग होगा। वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोग, रे ऑप्टिक्स के अंदर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आगे पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल जान के रखिए, ये जो लाइट रे जा रहा है ये क्या है? मेरा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे जा रहा है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे जा रहा है। तो यहाँ पर एक लाइट रे गया, तो ये वाला पॉइंट में जाके, पॉइंट पी में जाके ये वाला इंसिडेंट हुआ। सो यहाँ पर एक मेरा नॉर्मल रहेगा, एज यूजुअल यहाँ पर एक नॉर्मल रहेगा। सो देखिए बाहर क्या है, बाहर है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, ये ग्लास है। तो एयर टू ग्लास जा रहा है, एयर टू, ये क्या है? ये तो ग्लास है, या कुछ दूसरा मटेरियल का भी हो सकता है, मैं इधर में ग्लास बोल रहा हूँ, ग्लास है। तो रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो क्या होगा? लाइट रे तो इधर पास नहीं कर जाएगा, लाइट रे हमारा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो लाइट रे मेरा बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो मेरा क्या हुआ, पी से जा जब क्यू में गया तो लाइट कहाँ बेंड कर गया? टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर मेरा लाइट रे इधर और एक नॉर्मल में इधर बना सकता हूँ।
सो इस पॉइंट में देखिए, ये वाला पॉइंट में जब लाइट रे आया पॉइंट आर में, सो ये क्या है, डेंसर टू रेयरर में जा रहा है। ये वाला तो रेयरर मीडियम है, ये वाला भी तो रेयरर मीडियम है, लेकिन ये वाला तो मेरा मीडियम डेंसर है। तो हम लोग ऑलरेडी रिफ्रैक्शन में पढ़ के आ चुके हैं, जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगा तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से मूव अवे कर जाएगा, दूर चला जाएगा। नॉर्मल के करीब होता तो इस तरफ आ जाता, नॉर्मल से दूर चला गया। तो ये वाला पूरा फिनोमेना हो रहा है। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे इस पॉइंट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट R, और ये जो एंगल है जिस एंगल करके लाइट बाहर निकल रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो क्या क्या है मैं लिख दे रहा हूं, या इसको अगर मैं नाम दे देता हूं N1, ये वाला पॉइंट N2, इसको नाम दे दीजिए S, नाम दे दीजिए एंगल N1 QP इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सब नाम जान के रखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर बोलूं मैं ये वाला एंगल RQS इक्वल्स टू R1 और हमारा QRS इक्वल्स टू R2, ये दोनों क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एक इसको नाम दे देते हैं PQRS, इसको T बोल दे रहे हैं। सो N2RT वो जो एंगल है, N2RT वो जो एंगल है दैट इज क्या, I2, दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस मतलब लाइट निकल रहा है तो वह एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं ये वाला लाइट रे क्या है, इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, और वो वाला लाइट रे जो निकल जा रहा है इसको बोलेंगे इमरजेंट रे, इसको बोलेंगे क्या, इमरजेंट रे। ठीक है, देख लीजिए पूरा समझ पा रहे कि नहीं, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, पूरा जियोमेट्री समझ लीजिए। जियोमेट्री समझ लिए। अभी देखिए यहाँ पर ये तो हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हो गया, जब प्रिज्म से मेरा मोनोक्रोमेटिक लाइट जा रहा है तो ऐसे मेरा निकल रहा है। तो अभी यहाँ से अब मेरा एंगल डेविएट कितना हुआ, देखिए अगर ये वाला प्रिज्म नहीं रहता तो मेरा लाइन तो ऐसे जाता, मेरा तो ये वाला ऐसे जाता ना, ये सीधा ऐसे जाता। तो अभी देखिए डेविएट हो गया, ये मेरा डेविएट हो गया, तो उधर सीधा नहीं जाके लाइट मेरा कहाँ चल गया, इस तरफ चल गया। तो मेरा डेविएशन कितना हुआ, जाना चाहिए था इस तरफ, चल गया इस तरफ। तो ये एंगल का वैल्यू जो होगा उतना ही तो लाइट मेरा डेविएट कर गया। समझने की कोशिश कीजिए, अगर प्रिज्म नहीं रहता लाइट ऐसा सीधा चल जाता, लेकिन अभी जा रहा है लाइट ऐसे, तो कितना डेविएट कर रहा है, तो इसको मैं डेल्टा लिख सकता हूँ। इतना डेविएट कर रहा है, ये कितना डेविएट हो रहा है, डेल्टा। ठीक, डेल्टा डेविएट कर गया, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दे सकते हैं, मैं इसको M, ये वाला पॉइंट को M दे रहा हूँ, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं T, इसको X दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट को X दे देता हूँ। सो मेरा वो जो एंगल है, एंगल X M R इक्वल्स टू डेल्टा, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को मुझे निकालना है। और वो जो ऊपर A है, A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो दीज आर ऑल द डेटास विच वी विल बी गोइंग टू यूज इन द अपकमिंग कैलकुलेशन। तो जो अपकमिंग मैं कैलकुलेशन करूंगा उधर हम लोग ये चीजें I1 R1 R2 I2 ये सब मैं यूज करूंगा। तो इसको आप लोग ओवरऑल देख लीजिए क्या हो रहा है, फिनोमेना समझ गए। प्रिज्म में जब रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन के बाद मेरा रेयर डेंसर में आया तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। फिर डेंसर से जब रेयर में बाहर आया तो क्या हुआ, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और मेरा इमरजेंट रे निकल गया। अभी हम लोग देखेंगे कि कितना एंगल से डेविएट हुआ, उसको मैं कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, समझ गए कितना एंगल से डेविएशन हो रहा है, कितना एंगल से डेविएशन हो रहा है, अभी मैं उसको कैलकुलेशन करूंगा। सो इसको नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। हाँ चलिए ले लीजिए, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए अभी इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो कि अब मेरा निकालना है डेल्टा। अभी एक चीज देखिए, ये वाला एंगल है I1, ये वाला R1। अभी हम लोग को ज्योमेट्री में पता है, अगर ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है तो इन दोनों एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, और तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, सेम होता है।
तो जान के रखिए ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल सेम है, तो ये वाला I1 मतलब ये पूरा वाला I1, तो इतना अगर R1 होता है तो ये छोटा वाला एंगल क्या होगा, I1 माइनस R1। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या होगा, I2 माइनस R2। जो लोग नहीं समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए कि एंगल N1QP इक्वल्स टू एंगल MQS इक्वल्स टू एंगल MQS, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। सो हमारे पास N1QP का वैल्यू क्या है, I1 इक्वल्स टू ये क्या है, R1 प्लस ये ऊपर वाला एंगल इक्वल्स टू MQR, मतलब ये वाला एंगल प्लस R1। तो यहाँ से MQR का वैल्यू क्या आ गया, I1 माइनस R1। तो हमें क्या मिला, ये वाला एंगल कितना, I1 माइनस R1। तो सिमिलरली ये वाला एंगल क्या होगा, I2 माइनस R2 होगा। सो देयरफॉर हमारे पास MRQ आ जाएगा, I2 माइनस R2। समझ गए, नो डाउट। अभी हमें जियोमेट्री का और एक नियम पता है कि अगर एक ट्राइंगल हम लोग लेते हैं, ये वाला जो एक्सटर्नल एंगल होता है दैट इज द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटरनल एंगल, हमें पता है। तो देखिए एक ट्राइंगल है MQR, तो ये वाला एंगल इज सम ऑफ द ऑपोजिट इंटरनल एंगल। हम लिख सकते हैं नाउ इन, एक ट्राइंगल का रूल होता है, इन ट्राइंगल MQR एंगल XMR इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटरनल एंगल। तो इसको मतलब दिस प्लस दिस, सो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, एंगल MQR प्लस MRQ। अभी XMR का मतलब भी तो क्या है, डेल्टा। सो डेल्टा इक्वल्स टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस ऑफ R1 प्लस R2, यह है डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग अभी रखिए हाथ में, अब इसको हम लोग सॉल्व करके सिंपल एक इक्वेशन में लाएंगे। सो अभी देखिए ये तो हम लोग समझ गया। अभी देखिए अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया, अभी अगर नीचे वाला ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं ताकि हमारा और एक इक्वेशन है कि ट्राइंगल QRS, ये वाला ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, नाउ इन ट्राइंगल QRS अगर कंसीडर करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों मिलकर तो 180 डिग्री होगा ऑब्वियसली। सो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, 180 डिग्री होगा। और एक चीज देखिए, अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट लेता हूँ AQSR, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AQSR, ये क्वाड्रिलेटरल AQSR चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री होता है। सो यहाँ से एंगल A का वैल्यू A लिखेंगे, Q का वैल्यू क्या होगा, एंगल Q तो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, प्लस S, R का वैल्यू क्या है, R तो नॉर्मल है तो इसका वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 90 90 180 उधर जाएगा तो कट जाएगा। सो A प्लस S इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, इक्वेशन 3। तो देखिए 2 और 3 को अगर मैं कंपेयर करूं, 2 और 3 को कंपेयर करूं, दोनों को अगर माइनस कर दूं मैं तो बाकी सब कट जाएगा, क्या पड़ा रहेगा, ये वाला और वो वाला पड़ा रहेगा। सो मैं 2 और 3 से क्या लिख सकता हूं, देखिए इक्वेशन 2 और 3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो देख पा रहे हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू, क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ A हो रहा है, वो A 180 सेम है। सो सिर्फ A और ये वाला बराबर है। देखिए ना, मैं ये वाला इक्वेशन बोल रहा हूँ और ये वाला इक्वेशन बोल रहा हूँ। कैमरा में आ रहा है, ठीक से चेक कर लेता हूँ, रुकिए कैमरा में आ रहा है कि नहीं चेक कर लेता हूँ। हाँ कैमरा में आ रहा है। सो ये वाला दोनों इक्वेशन में देखिए, सो ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, सिर्फ ये वाला और ये वाला है। तो मतलब A का मतलब क्या हो गया R1 प्लस R2। सो फ्रॉम 2 और 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं, A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हम लोग बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो हम लोग इसको अगर इक्वेशन नंबर 4 दे दें तो इक्वेशन 1 और 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 हम लोग क्या कह सकते हैं, ये वाला इक्वेशन 1 है तो क्या कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस क्या था R1 प्लस R2 ये था। सो इसका जो क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस A, हम लोग ये वाला लिख देंगे। सो मेरा फाइनल आंसर ये वाला आ चुका है। सो डेविएशन कितना हो रहा है,
I1 plus I2 minus A. This is the angle of deviation. This is the angle of deviation of light ray through a prism. एक प्रिज्म में से जो डेविएशन हो रहा है, सो एंगल ऑफ डेविएशन इतना होता है. सो ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लिया. इसके बाद हम लोग जो करेंगे, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन तो अपने नॉर्मल केसेस में देख लिया. अगर मैं चाहूँ कि डेविएशन में ना मिनिमम हो, मतलब ज़्यादा नहीं हो, बहुत ही कम अगर डेविएशन हो, तब मैं क्या करूँ, तब मेरा क्या कंडीशन रहेगा. तो ये हमने देख लिया नॉर्मल में, प्रिंसिपल समझ गया कि नॉर्मल डेविएशन होता है I1 प्लस I2 माइनस A. अभी मेरा काम है कि अगर ये डेविएशन मैं मिनिमम करना चाहूँ, मतलब मेरा कब सबसे कम डेविएशन होगा मैं उसको निकालूँ, तो क्या होगा. क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं. तो उसको कैसे करेंगे देखिए. अभी हम लोग करेंगे क्या, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन निकालेंगे. ठीक है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन. कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन. तो देखिए क्या पता है हमें पता है डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A हमें पता है. तो अभी मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर डेल्टा टू बी डेल्टा मीन हमारे पास क्या प्रिंसिपल है, हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन क्या होता है, डी डेल्टा बाई डी I1 इक्वल्स टू 0. हमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना पड़ता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करने से हमें मिनिमम का कंडीशन निकलेगा. तो इसका मतलब क्या, डी बाई डी I1 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A इक्वल्स टू 0. अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो डी I1 तो ये वाला 1 आ जाएगा, प्लस डी I2 बाई डी I1. A तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इक्वल्स टू 0. सो डी I2 और डी I1 इक्वल्स टू माइनस 1. इक्वेशन नंबर 1 ये वाला आ गया है. अभी और एक हमारे पास इक्वेशन पहले से पता है, क्या पता है हमें, वी नो A इक्वल्स टू R1 प्लस R2. तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू R1, तो डी ए अपॉन डी R1 इक्वल्स टू क्या होगा, डी ऑफ डी R1 प्लस R2. तो ये वाला तो कांस्टेंट होता है तो 0 हो जाएगा. तो 0 इक्वल्स टू डी R1, तो ये वाला 1 प्लस डी R2 अपॉन डी R1. यहाँ से क्या आ जाएगा, डी R2 अपॉन डी R1 इक्वल्स टू माइनस 1. इक्वेशन नंबर 2. तो दो तो कंडीशन हमारे पास आया है, इसका वैल्यू भी हमारा -1 आया है, इसका वैल्यू भी -1 आया है. इसको नोट डाउन कर लीजिए. कैमरा में आ रहा है, हाँ कैमरा में आ रहा है, ठीक है. सो इसका वैल्यू भी क्या आ गया, -1 आ गया है. ठीक है, अभी हमें इन सब कंडीशन का यूज करके मिनिमम डेविएशन का कंडीशन निकालना है. तो हमारे पास दो चीज़ आया है, डी I2 अपॉन डी I1 -1, डी R2 अपॉन डी R1 -1. ठीक है, ये वाला लिख लिया. अभी मैं मिटा रहा हूँ, तो देखिए कैसे करेंगे. अभी देखिए, नाउ बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q, स्नेल्स लॉ अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1 में लिख सकता हूँ पॉइंट Q में, साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1, स्नेल्स लॉ सिंपल. तो इसको अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू I, सो क्या आ जाएगा, cos I1 डी I1 इक्वल्स टू म्यू cos R2 डी ऑफ R2. इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं. और अगेन सेम चीज़ अगर मैं करूं पॉइंट R में, अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं क्या होगा, तो साइन I2 इक्वल्स टू म्यू साइन R2 उधर भी होगा. तो साइन I2 इक्वल्स टू म्यू साइन R2. सिंपल स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, साइन I इक्वल्स म्यू साइन R, तो साइन I2 इक्वल्स टू म्यू साइन R2. स्नेल्स लॉ नहीं समझ पा रहे तो कमेंट में बोलना. तो इसको मैं डेरिवेटिव करता हूं तो क्या होगा, cos ऑफ I2 डी ऑफ I2 म्यू cos ऑफ R2 डी ऑफ R2. इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं. अभी अगर मैं दोनों को सॉरी ये वाला तो R1 था, ये वाला R1 था, R1 हो जाएगा. दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं करूँ 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर करूँ तो क्या होगा, देखिए cos I2 अपॉन cos I1 डी I2 बाई डी I1 इक्वल्स टू म्यू कट जाएगा, लिख देता हूँ म्यू cos R2 बाई म्यू cos R1 डी R2 अपॉन डी R1, यही वाला आएगा.
यही वाला आएगा, तो वही वाला आएगा। ये म्यू म्यू कट गया। अभी देखो ना, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1 है, तो इन दोनों को मैं काट सकता हूँ। सो मेरा क्या आ गया, cos I2 बाई cos I1 इक्वल्स टू cos ऑफ R2 बाई cos ऑफ R1। अभी मुझे चाहिए कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, अभी तक मेरा आंसर आया नहीं। अभी देखना मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखिए cos R2 है, cos R2 का मतलब क्या है, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर R2, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर R1 लिख सकता हूँ। तो हमें ऑलरेडी क्या पता है, साइन R1 इक्वल्स टू म्यू साइन 1, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये वाला अगर ये चीज़ होता है तो साइन R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन I1 बाई म्यू में लिख सकता हूँ। तो साइन R1 का वैल्यू साइन I1 बाई म्यू होगा, और यहाँ से साइन R2 का वैल्यू साइन I2 बाई म्यू होगा, नो प्रॉब्लम, यही होगा। तभी उन दोनों वैल्यू को अगर मैं इधर पुट करूं तो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर R1 है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर R1, तो साइन स्क्वायर ऊपर R2 है, साइन स्क्वायर R2 का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर I2 बाई म्यू स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर R1, तो ये वाला है, तो साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, समझ का पा रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा cos I2 बाई cos I1 है। सो इन सब चीज़ों को अगर आप लोग कन्फ्यूज हो जा रहा है, मैं मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ, फिर और अच्छे से समझ पाएंगे। सो देखिए क्या हो रहा है इधर, सो इसी चीज़ को मैं अगर ऊपर लिखूँ घुमा के, सो cos I2 बाई cos I1 क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर I2 बाई म्यू स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर, यही वाला हो रहा है। अभी देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, सिंपल सॉल्व करूंगा। अभी मैं बोथ साइड अगर होल स्क्वायर कर दूं और इसको मैं सॉल्व करूं, सो cos स्क्वायर I2 बाई cos स्क्वायर I1, अगर होल स्क्वायर कर दूं तो रूट उठ जाएगा और म्यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I2 और म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1। तो देखिए क्या हो रहा है इधर, सो cos स्क्वायर I2 है, cos स्क्वायर I2 का मतलब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर I2, 1 माइनस साइन स्क्वायर I1, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए मिटा रहा हूँ, फिर जब कंडीशन बन जाएगा फिर मैं इसको वापस बनाऊंगा, इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I2 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1। ठीक है, ये वाला इक्वेशन मेरा आ रहा है। अभी देखिए आपने बचपन में एक इक्वेशन पढ़ा था, उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन याद आ रहा है कि नहीं, एक फॉर्मूला अलजेब्रा में अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है c माइनस ए बाई डी माइनस बी, हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसी चीज़ को मैं इधर यूज़ करूँगा। सो देखिए a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसको मैं इक्वल्स टू कर सकता हूँ म्यू स्क्वायर c माइनस ए, तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस, तो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I2 माइनस ऑफ दिस, तो इसको पूरा माइनस करेंगे, मतलब दिस माइनस ऑफ ये पूरा 1 माइनस साइन स्क्वायर I2 डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस, दैट इज म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर I1। सो क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर I2 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर I1। सो ये वाला कट गया और इधर भी ये वाला कट गया, तो क्या पड़ा रह रहा है, म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 पड़ा रह रहा है। तो ऊपर नीचे ये भी कट गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो राइट हैंड साइड मेरा 1 आ चुका है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर I2 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर I2 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर I1, मैं क्लियरली लिख सकता हूँ। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 हट गया, तो साइन स्क्वायर I1 इक्वल टू साइन स्क्वायर I2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल्स टू I2।
दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। ये चीज आप लोगों को प्रूव करने के लिए आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव करने के लिए ये वाला आएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो जब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल सेम होता है तब प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है, कंडीशन है I1 इक्वल्स टू I2। सो कंडीशन क्या मिला मेरा, कंडीशन मिल गया मेरा I1 इक्वल्स टू I2। तो अगर और एक चीज जान के रखिए, अगर I1 इक्वल्स टू I2 होता है तब R1 इक्वल्स टू भी R2 ही होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। तो इसको मैं इक्वल्स टू I बोल सकता हूँ से, इसको मैं इक्वल्स टू R बोल सकता हूँ से। तो मेरा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा, तो डेल्टा का मतलब हमें क्या बताता है, I1 प्लस I2 माइनस A। अभी दोनों सेम हो रहा है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा M क्या होगा, 2I माइनस A। दिस इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म, 2I माइनस A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन में यहाँ से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर एक चीज जान के रखिए कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये मेरा जो प्रिज्म था, जब मेरा लाइट रे जा रहा है, ये जो निकल रहा है, ये वाला अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो मेरा क्या बोला हूँ वही प्रिज्म में कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू इमर्जेंट एंगल। तो अगर दोनों एंगल सेम होता है तो एक चीज जान के रखिए, ABC और ये वाला मैं जो नाम दिया था PQRS, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, QR इज पैरेलल टू BC। सो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा मिनिमम, सॉरी, जब एंगल ऑफ डेविएशन मेरा मिनिमम होता है तब मेरा ये जो लाइट रे पास कर रहा है ये पैरेलल टू द, तो ये वाला क्या होता है, पैरेलल होता है। समझ पा रहे हैं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। इसको याद करके रखिएगा जब मेरा लाइट रे मिनिमम डेविएशन फेस करता है, ठीक है। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन में आता है कब मेरा ये रिफ्रैक्टेड रे और ये प्रिज्म का एज मेरा पैरेलल होगा, जब मेरा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हुआ। अभी आगे हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशन देखेंगे, अभी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे इसके। सो मिनिमम डेविएशन का एप्लीकेशन देखने से पहले इसका हमें प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ। सो इसका ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं। इस तरफ अगर डेविएशन है और इस तरफ अगर एंगल है, तो मिनिमम डेविएशन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इधर होता है I1 इक्वल्स टू I2 होता है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला क्या है, डेल्टा मिनिमम। सो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का प्लॉट कुछ इस तरह से होता है, समझ पा रहे हैं। और इस पॉइंट में I1 इक्वल्स टू I2 होता है। ये वाला ग्राफ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा वर्सेस I प्लॉट फॉर प्रिज्म, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला ग्राफ भी आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लासेस कैसा लग रहा है, आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत लोग क्लासेस देखते हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, आप लोग को अपना फीडबैक देते रहिए। मैं हर बार बोल रहा हूँ, रोज बोलता हूँ कि आप लोगों का कमेंट मैं डेली पढ़ता हूँ, आप लोगों का कमेंट मैं कोशिश करता हूँ हर एक का रिप्लाई देने के लिए, लेकिन हो सकता है कभी कभी रिप्लाई देने में टाइम लग जाता है। लेकिन ये मत सोचिए कि सर आपको इग्नोर कर रहा है, आप हर एक का कमेंट मेरे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, समझ पा रहे हैं। इसलिए सब अपना फीडबैक मुझे देते रहिए। तो ये वाला हो गया मेरा क्या, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म का प्लॉट। तो एक चीज अभी थोड़ा कि मिनिमम डेविएशन का थोड़ा एक प्रूव कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एचएस में आ चुका है, उसी चीज को हम लोग दोबारा प्रूफ करेंगे। ये वाला जो मैं प्रूफ कराने वाला हूँ ये एचएस में बहुत बार आ चुका है। सो देखिए अभी मैंने क्या बोला कि डेल्टा एम इक्वल्स टू 2I माइनस ए। तो यहाँ से आई क्या होगा बोलिए, तो आई अगर लिखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एम
प्लस a/2, ये वाला मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और अभी मैंने क्या बोला, R1 इक्वल टू R2, तो a क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 होता है, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 2R हो जा रहा है। तो यहाँ से R क्या होगा, R हो जाएगा a/2, ये हमें पता है, ऑलरेडी पता है हमें। अभी अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन I इक्वल टू म्यू साइन R। सो म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, साइन I बाई साइन R। सो अगर वैल्यू पुट कर दें ये वाला तो क्या आएगा, साइन I का जगह डेल्टा m प्लस a/2 बाई साइन a/2। सो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो प्रूव है, ये प्रूफ बहुत बार HS में, वेस्ट बंगाल बोर्ड में आ चुका है। ये वाला प्रूफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रूफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन एंगल के साथ और प्रिज्म के साथ एक हमारा एक रिलेशन आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा एक प्रूफ है, हो गया। अभी हम लोग देखते हैं, अगर मेरा ये प्रिज्म, ये तो प्रिज्म मैंने देखा नॉर्मल प्रिज्म था, अगर ये प्रिज्म मेरा पतला प्रिज्म होता, मतलब अगर थिन प्रिज्म होता, तब कैसे मेरा डेविएशन होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए नॉर्मल प्रिज्म में ये हो रहा है, अगर ये प्रिज्म नहीं होके अगर मेरे पास एक थिन प्रिज्म दिया रहता, मतलब एक पतला प्रिज्म दिया रहता, बहुत ही पतला सा प्रिज्म मेरे पास दिया है, उसको बोलते हैं हम लोग थिन प्रिज्म, बहुत ही पतला प्रिज्म दिया है। थिन प्रिज्म मतलब जिसका एंगल, प्रिज्म का एंगल मतलब लेस देन इक्वल्स टू 10 डिग्री होता है। अगर किसी भी प्रिज्म का एंगल 10 डिग्री से कम होता है या 10 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम लोग थिन प्रिज्म बोलते हैं। सो मेरे पास एक थिन प्रिज्म दिया है, एक थिन प्रिज्म ABC दिया है। सो A का वैल्यू मेरा क्या है, लेस देन 10 डिग्री है। सो अगर मैं यहाँ पर मैं ये लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, मतलब ये स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। सो क्या होगा, देखिए लाइट रे जैसे जाता है, लाइट रे तो मेरा ऐसे जाएगा। सो अभी देखिए P पॉइंट QRS। सो इधर अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलूँ तो एक चीज़ देखिए, सो वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन I1, देखिए जैसा होता है तो सेम एंगल, इसको I1 बोलेंगे, इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको I2 बोलेंगे। तो साइन I1 इक्वल टू म्यू साइन R1 हमें पता है, लेकिन ये थिन प्रिज्म है। सो थिन प्रिज्म के लिए जब ये मेरा, एक चीज़ देखिए हमें ट्रिगोनोमेट्री में पता है कि जब थीटा मेरा स्मॉल होता है, जब थीटा मेरा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम लोग नियरली को जो थीटा लिखते हैं ना, लिखते हैं, तो वही चीज़ इधर करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू म्यू R1। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली जब मैं उस वाला पॉइंट में करूँगा साइन I2 इक्वल टू म्यू साइन R2। सो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू म्यू R2, ये वाला हो जाएगा। सो एक चीज़ देखिए, हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, I1 प्लस I2 माइनस A। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, I1 प्लस I2 का जगह क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, I1 प्लस I2 का जगह ये वाला, I1 का जगह ये वाला लिखेंगे, I2 का जगह ये वाला। सो म्यू इंटू R1 प्लस म्यू इंटू R2 माइनस A का जगह क्या पता है, A का मतलब क्या है, R1 प्लस R2। A का मतलब तो हमें ये पता है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब क्या है, R1 प्लस R2। अगर बिठा देते हैं तो देखिए क्या आएगा इन दोनों में से। सो म्यू ऑफ R1 माइनस R1 प्लस म्यू ऑफ R2 माइनस R2, यही पड़ा रह रहा है। या मैं इसको और एक चीज़ कर सकता हूँ, इन दोनों में से अगर मैं म्यू कॉमन ले लूँ, सो R1 प्लस R2 हो जाएगा ये वाला, माइनस जैसे पड़ा है, माइनस R1 प्लस R2 जैसे पड़ा है। सो R1 प्लस R2 का मतलब क्या है, A। सो म्यू इंटू A माइनस A एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दोनों में इसका मतलब A, इसका मतलब B है, तो दोनों में से अगर मैं A कॉमन ले लूँ तो क्या पड़ा रहेगा, म्यू माइनस 1। तो यहाँ से मेरा डेल्टा मिनिमम या डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू A। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन है। ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर थिन प्रिज्म। ये किसके लिए है, थिन प्रिज्म के लिए ये वाला इक्वेशन वैलिड है। आगे जब मैं डिस्पर्सन आप लोगों को पढ़ाऊंगा
जब मैं आप लोगों को डिस्पर्सन पढ़ाऊंगा तो ये वाला इक्वेशन मेरा काम में आएगा, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। वहाँ पर आप लोगों को डिस्पर्सिव पावर, फिर डिस्पर्सिव पावर से के बाद कैसे हमारा डिस्पर्सन हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसे डिरेक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसे डिपेंडेंट है, हर एक चीज़ हम लोग उधर सीखेंगे। समझ पा रहे हैं? इसको नोट डाउन कर लीजिए, थिन प्रिज्म का केसेस नोट डाउन कर लीजिए। थिन अगर प्रिज्म होता है तो क्या होता है, ठीक है, समझ गए हम लोग। सो अभी ये तो हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग अभी करेंगे, ये हमने देख लिया, इसके बाद हम लोग अभी करेंगे अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हम लोग करेंगे कि कोई इमर्जेंट रे ना हो। ये अलग अलग केसेस में आप लोग को पढ़ाऊंगा, मतलब ये जो कर रहा हूँ हम लोग कि नो इमर्जेंट रे कब नहीं हो रहा है, कब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों को थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, वो कैसे सॉल्व करेंगे मैं इसको समझा दे रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, अगर मतलब मेरा प्रिज्म आ रहा है, प्रिज्म में इंसिडेंट लाइट हो रहा है लेकिन कोई भी इमर्जेंट रे नहीं निकल रहा है, तो ये कैसे होगा। तो क्या बोल रहा हूँ देखिए, कंडीशन फॉर नो इमर्जेंट रे, कंडीशन फॉर नो इमर्जेंट रे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं देखिए, यहां पर एक मेरा प्रिज्म दिया है, प्रिज्म दिया है तो मेरा लाइट रे गया, नो प्रॉब्लम, लाइट रे गया, यहां पर इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन कोई इमर्जेंट रे बाहर ही नहीं आया, इन सरफेस का थ्रू ग्रेज करके ऐसा करके निकल गया, तो ये क्या कंडीशन में होगा, ये एक मेरा क्वेश्चन है। सो ये मेरा यहाँ पर भी एक तो है, यहाँ पर भी एक तो मेरा क्या है, नॉर्मल है। सो P से जा गया मेरा Q में, फिर R, और ऐसे करके मेरा निकल गया A B C, इसको मैं S बोल रहा हूँ, तो ये ऐसा निकल गया। मतलब ये वाला एंगल क्या है, I2 क्या है 90 डिग्री, ये वाला I1, ये वाला R1, ये वाला R2, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। सो मुझे ये वाला कंडीशन क्या है, मुझे वो निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो अगर मैं पॉइंट Q में स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो मुझे क्या पता है, साइन I1 इक्वल टू म्यू साइन ऑफ R1, ये मुझे पता है। और अगर ये वाला पॉइंट में मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन I2 का वैल्यू तो 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू म्यू साइन ऑफ R2। देखिए मेरा लाइट निकल जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री, ये वाला है R2, तो मैं उसी को बिठा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या वैल्यू आ गया, म्यू साइन R2 इक्वल टू 1, ये वाला वैल्यू आ चुका है। सो मेरे पास एक वैल्यू आया ये वाला, एक वैल्यू आया ये वाला, नो प्रॉब्लम। अभी हमारे पास क्या कंडीशन है, मुझे निकालना है कि ये क्या क्या कंडीशन में होगा। मैं पहले निकालूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूंगा, और फिर निकालूंगा एंगल ऑफ प्रिज्म का रिलेशन। सो मुझे ऑलरेडी पता है एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब क्या है, R1 प्लस R2 मुझे पता है। सो यहाँ से अगर ये वाला ये होता है, सो R1 का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 का जगह लिख सकता हूँ A माइनस R2 में लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, लिख सकता हूँ मैं। सो देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, साइन I1 इक्वल टू म्यू साइन R1। सो R1 का जगह अगर मैं लिखूँ इसको, इक्वेशन इसको 2 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 को अगर मैं यूज़ करूँ, साइन I1 इक्वल टू म्यू साइन R1 है, तो R1 का जगह क्या बिठाऊंगा मैं, ये वाला वैल्यू पुट करूंगा A माइनस R2, इसको मैं पुट कर ही सकता हूँ। तो साइन, तो क्या लिखेंगे इसको, म्यू साइन A माइनस B, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता। साइन A माइनस B, इसका मतलब क्या है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। आगे एक तो म्यू मल्टीप्लाई है, सो क्या होगा, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो कॉस A तो मेरा है, साइन B नहीं है, साइन R2 होगा, ये वाला साइन R2 होगा, तो म्यू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सो देखिए मेरे पास क्या क्या वैल्यू है, म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब साइन R2 का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई म्यू होगा, साइन R2 का वैल्यू 1 बाई म्यू। सो म्यू अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या क्या पड़ा है, साइन A। कॉस R2 का मतलब क्या है, कॉस R2 का मतलब है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर R2, ये इसका मतलब होता है, माइनस म्यू कॉस A साइन R2, साइन R2 का मतलब क्या है 1 बाई म्यू, तो 1 बाई म्यू, और म्यू तो पहले मैंने कॉमन ले लिया था, ये म्यू बाहर चला गया, ये कॉस A ये वाला है। सो देखिए
म्यू साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर आर टू, तो साइन स्क्वायर आर टू का मतलब 1 बाई म्यू, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू कॉस ए पड़ा है ये वाला, तो इसको सॉल्व करें क्या होगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे एक तो म्यू आएगा, तो मैं ठीक है स्टेप जब नहीं कर रहा हूँ, देखिए साइन ए म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू माइनस 1 बाई म्यू कॉस ए, ये पड़ा रहेगा, दोनों में से म्यू बाहर चला जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा म्यू बाई म्यू, क्या पड़ा रहेगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस है, तो म्यू म्यू कट गया, तो अल्टीमेटली मेरा क्या पड़ा रह रहा है इधर रूट अंडर ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन ए माइनस कॉस है, यही मेरा पड़ा रह रहा है। देख लीजिए, मैं थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ सब ठीक लिखा हो कि नहीं, आप लोग भी देख लीजिए, सब मैं पूरा मैथमेटिक्स के साथ लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ आप लोग थोड़ा चेक करके देख लीजिए सब ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है, देख लीजिए ओवरऑल, मैं भी सब देख ले रहा हूँ एक बार। बस सब ठीक ही है, कोई गलत नहीं है इधर, ठीक है। सो अगर ये वाला मेरा हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मेरा ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इधर भेज दूंगा, हो जाएगा। सो देखिए, सो इसी को अगर मैं I1 को उधर मैं I1 का वैल्यू चाहूँ तो क्या होगा साइन इनवर्स ये पूरा रूट अंडर ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस है। सो ये वाला मेरा कंडीशन हो गया, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर नो इमरजेंट रे, ये किसका वैल्यू आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर नो इमरजेंट रे, ये वाला जो वैल्यू आया ये क्या आया एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर नो इमरजेंट रे। इसके बाद हम लोग इसी वैल्यू को यूज करके एंगल ऑफ प्रिज्म निकालेंगे, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर नो इमरजेंट रे, ठीक है हो गया, नोट कर लिए। अभी हम लोग इसी वैल्यू को यूज करके एंगल ऑफ प्रिज्म निकालेंगे फॉर नो इमरजेंट रे, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए कैसे करेंगे। सो हमें पता है नाउ हमें फिर से पता है a इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हमें पता है, मुझे a का वैल्यू चाहिए। सो देखिए मेरे पास अभी था साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R1, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या साइन ऑफ R1 इक्वल्स टू साइन I1 बाई म्यू, यह मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। सिमिलरली और एक तो क्या था साइन ऑफ I2 मतलब 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू साइन ऑफ R2, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ऑफ R2 इक्वल्स टू 1 बाई म्यू मैं लिख सकता हूँ। सो यहाँ से मेरा R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से R1 का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स साइन I1 बाई म्यू, यहाँ से R2 का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, उन दोनों को इधर पुट कर देंगे मेरा आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा R1 का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स साइन I1 बाई म्यू, यहाँ से R2 का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, इन दोनों वैल्यू को उधर मैं पुट कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। सो R1 का वैल्यू क्या होगा, R1 का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन I1 बाई म्यू प्लस ये वाला आएगा, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकता हूँ, बोथ साइड साइन लेके भी कर सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए, बहुत बड़ा इक्वेशन है, जरूरत नहीं, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ साइन इनवर्स साइन I1 बाई म्यू प्लस साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। सो एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर नो इमरजेंट रे, ये वाला क्या आ गया एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर नो इमरजेंट रे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। दोनों में से कोई एक प्रूफ आप लोगों का एग्जाम में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, दोनों में से किसी एक का प्रूफ आप लोगों का एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए ये तो हमने सीख लिया,
तो ओवरऑल प्रिज्म का जितना भी थ्योरी था मैंने आप लोगों को करा दिया, प्रिज्म का जो भी डेविएशन होता है जो था मैंने करवा दिया। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा आप लोगों का, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीक में होगा। आज तो शायद आप लोगों का वीक का लास्ट फ्राइडे है, तो आप लोग का नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को होगा। मंडे आप लोग का फिर नेक्स्ट क्लास होगा, वहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे लेंस शुरू करेंगे। मतलब जब मेरा स्पेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है वो हम लोग सीखेंगे। फिर लेंस का इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे, बहुत कुछ करें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। सो ओवरऑल हमारा जो फाइटर बैच हुआ उसका एक हफ्ता कंप्लीट हो रहा है। ये एक हफ्ता ना आपने जो क्लास किया इसमें आप लोगों को कैसा लगा, इस क्लास का फीडबैक भी आप लोग मुझे देते रहिए कि सर ये वाला क्लासेस में ये चीज़ आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप अगर ये वाला ऐसे पढ़ाएंगे तो हम लोग का इंप्रूव होगा, या मेरा पढ़ाने का स्टाइल आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, उसको थोड़ा बड़ा फीडबैक दीजिए। तो आपका हर एक फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, और हाँ मैं थोड़ा हट जाता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो और हाँ, जो इंपॉर्टेंट बात, मैं तो पढ़ाई जा रहा हूँ लेकिन सिर्फ मैं पढ़ाई जाने से नहीं होगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा घर में। मतलब मैं एक क्लास कर रहा हूँ, मेरा क्लास देख के फ़ोन बंद करके रख दिए, दूसरे बार इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करने लग जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा बाबू। अगर आप लोग को असली में एग्जाम में सफल होना है तो आप लोग जो भी करेंगे, अभी आप लोग जो मेरा वीडियो देखे हैं इसके बाद अपना जो भी बुक है, आपके पास जिस ऑथर का भी बुक है, जिस पब्लिकेशन का बुक है, उसको निकाल के उसका एग्जाम्पल से हो सके, उसका एक्सरसाइज से हो सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप लोग फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।